हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अगर हम क्या करें, कोई एक आवेश ले लें और उस आवेश के चारों ओर कोई रीजन देखें। जैसे हमने यहाँ पर एक आवेश ले लिया ये, और इस आवेश के चारों ओर जो रीजन है, जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा छोटा सा चार्ज लेकर आते हैं जिसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, और अगर इस पर बल लग रहा है, कौन सा बल? कूलाम बल लग रहा है, तो कहेंगे कि यहाँ पर जिस जगह पर आपने टेस्ट चार्ज रखा है, जहाँ टेस्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कूलाम बल लगेगा, नहीं होगा तो कूलाम बल नहीं लगेगा। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज जिसे कहते हो, परीक्षण आवेश को लाने पर या को रखने पर, लाने पर, जो भी कह लो, रखने पर परीक्षण आवेश कूलाम बल का अनुभव करता है। कूलाम बल का अनुभव करता है। उस आवेश, कौन सा आवेश? जो आपने आवेश रखा है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब आपने कोई आवेश क्यू रखा है और इसके चारों ओर के रीजन में कहीं पर भी अगर आप एक टेस्ट चार्ज ले लें और उस टेस्ट चार्ज को रख कर देखें जगह जगह पर, तो जहां पर आवेश रखने पर बल लग रहा है, कूलाम बल लग रहा है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा। जहां पर बल नहीं लगेगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, जब आप टेस्ट चार्ज को रखोगे तो टेस्ट चार्ज अगर सेम टाइप का है, यानी जैसा आपने यहाँ पर चार्ज रखा है उसी के जैसे टेस्ट चार्ज है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन लगेगा। और अगर जो टेस्ट चार्ज है वो यहाँ पर रखे आवेश का अपोजिट है, तो उस केस में क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जनरली ध्यान रखना टेस्ट चार्ज के बारे में। जो परीक्षण आवेश होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है, ये पहला नंबर ध्यान रखना, इसको अक्सर हम पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया जाता है। दूसरी चीज याद रखना, ये जो वैल्यू होता बहुत ही छोटा होता। समझ में आ रहा? ये जो Q0 है ये 0 से तो बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये बहुत ही छोटा होता है। एप्सिलॉन एक छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, बहुत ही छोटी। तो इस तरह से हम टेस्ट चार्ज को कहते हैं कि टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होता है। याद रखेंगे ये टेस्ट चार्ज के बारे में, परीक्षण आवेश के बारे में। ओके, नाउ बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र है कितना भाई। तो है कितना ये डिसाइड किया जाएगा बल के आधार पर कि कितना कूलाम बल लगा। जितना ज्यादा कूलाम बल लगेगा उतने ज्यादा वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होगी उसको कहा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? जब आप टेस्ट चार्ज लिए तो उस पर आप बल पता कर रहे हो, तो अब ये भाई पता करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज कैसा ले रहे हो आप। टेस्ट चार्ज की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया कि टेस्ट चार्ज को कहा कि यूनिट कर दो। यानी कि अगर आप टेस्ट चार्ज यूनिटी ले लेते हो, एक ले लेते हो, एक कूलाम हो सकता है, मिली कूलाम हो सकता है, जो भी हो, ठीक है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो, तो फिर उस पर जो फोर्स लगेगा, जो कूलाम बल लगेगा, उसी कूलाम बल को नाम दिया गया क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है भाई? ये होता है एकांक
परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर कूलाम बल। ठीक है, और ध्यान रखना है ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये किसी पॉइंट पर बताता, ध्यान रखना। ठीक है, किसी बिंदु की, किसी बिंदु पर बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तो एक पूरा एरिया है, लेकिन जो तीव्रता है वो क्या है भाई, किसी एक बिंदु की बात बता रहे हैं, किसी एक बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र है वो बताता है। ठीक है, तो एकांक परीक्षण आवेश पर जो कूलाम बल लगता है उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, और कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट और डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी भाई, तो यहां पर यूनिट मींस मात्रक, ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ई का जब मात्रक निकालोगे तो ऊपर एफ है, एफ का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन, और नीचे क्या है, चार्ज आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, सो न्यूटन प्रति कूलाम जो है इसका मात्रक हो जाएगा। फिर आता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विमीय सूत्र, ई की विमा। तो ई की विमा निकालना तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, एफ की विमा लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई नीचे चार्ज है तो चार्ज की विमा लिखना पड़ेगा। अब एफ की विमा क्या होती है आपको पता है, देखो ई की विमा आपको लिखना है तो इसमें एफ की विमा पहले आएगी, एफ की विमा होती है एम एल टी पावर माइनस, और जो आवेश क्यू होता है, आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ए टी, कंबाइन करके क्या बन जाएगा, एम एल टी पावर -2 और एक टी ऊपर जाएगा यानी -3, टी पावर -3 ए पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जनरली हम इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने लगते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे हम जब भी बात करेंगे कहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म, उसका मतलब समझ जाना कि हम इंटेंसिटी की बात करने वाले, तीव्रता की बात करने वाले। ठीक है, अच्छा एक चीज और आती है भाई, यहाँ पर वेक्टर साइन आपको दिख रहा होगा, तो ये जो वेक्टर सिंबल दिख रहा है तो इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है। ये कैसा है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि तो इसका डायरेक्शन भी होगा भाई, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। तो जिधर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलाम बल काम करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब हमने टेस्ट चार्ज की बात की, तो टेस्ट चार्ज को जनरली हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन अगर डिसाइड करना है तो मान लीजिए यहाँ पर आपने एक प्लस चार्ज रखा है, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू मान लीजिए, इस जगह पर आपने एक चार्ज रखा, तो इसके कारण अगर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये O मान लेते हैं, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज रखने के बाद क्या होगा कि टेस्ट चार्ज पर जो इस प्लस क्यू के कारण फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स होगा, तो रिपल्सन के कारण क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा, कूलाम बल लगने लगेगा, और जो F का डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लस चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण अगर आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है, यानी अवे फ्रॉम चार्ज होगा। सेम टू सेम अगर आपके पास माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए, उस केस में अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर से क्या करोगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखोगे Q0, और जैसे टेस्ट चार्ज रखोगे इनके बीच कैसा फोर्स लगने वाला है, अपोजिट चार्ज आ गया, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन लगता है, इसके कारण Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। मीन्स आप सिंपली कह सकते हो ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से -Q के कारण अगर आप निकालते हो फोर्स, यहाँ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो P पर, तो ये along द चार्ज होगा, ठीक है, यानी टुवर्ड्स चार्ज, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको डायरेक्शन किधर लेना है, अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में डायरेक्शन आपको क्या लेना है, टुवर्ड्स द चार्ज। ओके,
इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से इसको करिएगा। अगर मैं कुछ इस पर प्रैक्टिस के लिए कहूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ये दे दिया ट्रायंगल, और यहाँ पर आपके पास चार्ज है Q प्लस का Q1 और इधर चार्ज है प्लस का Q। अब आपसे कहे कि यहाँ ये जो पॉइंट है ऊपर की तरफ, मान लेते हैं ये पॉइंट है A, B, इस तरह से C। तो पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना होगा। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जैसे प्लस Q1 के कारण निकालना है, तो इसको कैसे दिखाएंगे? आउटवर्ड, प्लस है ना, और Q2 है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इधर दिखा देंगे, इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा, ध्यान रखना। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ E1 ड्यू टू प्लस Q1 एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ E2 ड्यू टू Q2। अब रिजल्ट आपको जब निकालना होगा तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर आप क्लास 11th का रूल लगा लोगे, जैसा कि आपने फोर्स में लगाया था। तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस तरह से। ठीक है, पैरेललोग्राम ला, समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार आप रिजल्टेंट निकाल लोगे। तो डायरेक्शन का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपके पास ये दे दें, मान लीजिए कि ये इस तरह से दे दिया डायग्राम, यहाँ पर चार्ज Q और यहाँ माइनस Q दे दिया। अब आपसे यहाँ जो ये पॉइंट बचा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देखो इधर मान लेते हैं ये प्लस प्लस है दोनों और ये नीचे वाला माइनस है। तो प्लस है तो इसके कारण डायरेक्शन दिखाएंगे इसी लाइन के अलॉन्ग बाहर की तरफ। दूसरा वाला ध्यान रखना, मिलाना जरूरी है, इनको ऐसे मिला दें। तो इसको जब मिलाओगे तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये डायरेक्शन बन जाएगा E2। और तीसरा चार्ज देखिए ये माइनस Q है, तो माइनस Q है तो माइनस के कारण जो डायरेक्शन लेंगे अलॉन्ग दिस चार्ज ही लेंगे, E3। समझ में आया? तो इस तरह से आप इसमें काम करते हैं। ओके, बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस क्या वो बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक तरह से सर्कल दे दिया, ये यहाँ पर चार्ज है Q और दूसरी जगह यहाँ पर चार्ज इसके अपोजिट ले लिया माइनस Q। इसके सेंटर पर अब आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको निकालना है, तो क्या करिए? देखिए ऊपर प्लस Q है तो प्लस Q के कारण इस सेंटर पर जो डायरेक्शन बनेगा ये इस तरफ बनेगा E1, और नीचे देखिए माइनस Q है तो माइनस Q के कारण डायरेक्शन क्या होगा? जिधर चार्ज है उसी डायरेक्शन में बनेगा, तो ये इस डायरेक्शन में आपका ये क्या बन जाएगा? E2। समझ में आया? यानी E1 एंड E2 दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होने वाले हैं। उम्मीद है आपको डायरेक्शन निकालना समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ हम कैलकुलेट करें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर एक पॉइंट चार्ज है किसी जगह पर, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट O है, इस जगह पर एक कोई पॉइंट चार्ज ले लिया हमने Q, और इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर, मान लेते हैं कि यहाँ पर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्शन प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा। कैसे पता चलता है? हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। ओके, हमें यहाँ पर पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करिए, एक टेस्ट चार्ज लीजिए और इस P पॉइंट पर रख देते हैं। P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज जब रखेंगे, जो Q0, इसको आप परीक्षण आवेश कहते हो, टेस्ट चार्ज कहते हो। इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, तो सेम यहाँ पर अगर हमने प्लस माना है और टेस्ट चार्ज भी प्लस ही होता है, तो इसके कारण इनके बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर
बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखने पर बल कितना हो जाएगा कूलाम के नियम से? कूलाम के नियम से बल जो हो जाएगा F इक्वल टू, फॉर्मूला पहले पढ़ रखा, 1/4πε0 Q0 बाय डिस्टेंस इनके बीच का R है, तो ये हो जाएगा R²। ओके, किस डायरेक्शन में है ये? अलोंग OP। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा हमने पहले पढ़ रखा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता? फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, ये तो होता है। वैल्यू रख ले, F की वैल्यू आई है कितनी? 1/4πε0 Q0 बाई R², और नीचे हो जाएगा Q0 गेट्स कैंसल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आ जाएगा? E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई, देखो यहाँ नीचे R² बच रहा है, Q बाई R², और डायरेक्शन इसका अलोंग एक्स एक्सिस अगर लेते हो तो डायरेक्शन आई कैप दिखा सकते हो। ओके, और केवल आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहते हो तो सिर्फ आप इतना लिखोगे 1/4πε0 Q बाई R²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, नाउ यहां से कंफर्म पता चल रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मींस जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर जो चार्ज जहां पर रखे हुए हैं वहां पर एयर या वैक्यूम ना हो, कोई परावैद्युत माध्यम हो, तब क्या हो जाएगा? अगर परावैद्युत माध्यम हो तब क्या हो जाए? परावैद्युत माध्यम जिसे अचालक कहते हो आप, परावैद्युत माध्यम होने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा E, इसको मैं यहाँ K लगा लूं, तो बस करना क्या? 1/4πε0 K लग जाएगा, और यहाँ पर Q बाई R² और एकांक सदिश यूनिट वेक्टर इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, तो अगर सिंपली कहा जा रहा है कि अगर आप ग्राफ खींचते हो ना, ये डिस्टेंस ले लिया R और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया E, तो इनके बीच अगर आप डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ग्राफ देखोगे तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R², यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इस तरह से ग्राफ बनता है। अगर यही ग्राफ आपसे कहा जाए कि आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और 1/R² के बीच ग्राफ खींचोगे, तो उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से दिखेगा। समझ में आ रहा? ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज के बीच ग्राफ खींचो, Q के बीच, तो उस केस में देख सकते हो कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ? क्योंकि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना आ गया होगा। अच्छा, आप अगर मल्टीपल चार्ज होते हैं तो मल्टीपल चार्ज में आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चार्ज होने पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड A है और इसके यहाँ कॉर्नर B और C पर बराबर आवेश Q और Q रखे हैं। आपको बताना है कि बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा।
तो बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो दोनों समान आवेश है, मान लिया अगर प्लस चार्ज है तो पहले बी पर जो रखा आवेश है इसके कारण ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बन जाएगा, इसको नाम दे देता हूं E1। और जो सी पर आवेश रखा है इसके कारण जो डायरेक्शन बनेगा इसी लाइन के अलॉन्ग बनेगा आउटवर्ड E2। ओके, E1 E2 इनकी वैल्यूज कितनी होगी उसको भी निकाल लेते हैं। देखो E1 ये बन जाएगा एक कांस्टेंट के, मैं 1/4πε0 की जगह के लिख रहा हूं, चार्ज है Q और दूरी है a स्क्वायर, KQ/a²। और अगर आप E2 निकालते हो तो सेम चीज ये भी बनेगा KQ/a²। ओके, नाउ अब देखो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी तभी वो वेक्टर होगा, नहीं तो वेक्टर नहीं रह जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहां पर पैरेललोग्राम लगाएंगे और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ये इस तरह से ये वाला जो डायरेक्शन बनेगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा E। ओके, तो अब ये E कितना होगा ये कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए मैं एक सिंपल तरीका और बताता हूँ। दो है तब तो आप ये वाला पैरेललोग्राम लगा के और कैलकुलेट कर लेते हो, और अगर दो से अधिक हो जाएंगे E1 E2 E3 E4 इस तरह से हो जाएंगे तो उस केस में आपका ये मेथड काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में आपका सबसे जो बढ़िया तरीका होता है वो होता है कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। तो आप उसी को करिए, बढ़िया होगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इसके लिए देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा एंगल, सबको पता है, ये भी 60 डिग्री होगा। यहां पर हम क्या करते हैं, दो एक्सिस ड्रा करते हैं। एक ये मान लेते हैं ये वाला एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और दूसरा ये मान लेते हैं दिस इज वाई एक्सिस। ओके, E1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। देखो ये एंगल 60 है तो यहां पर भी एंगल 60 ही बनेगा, तो E1 cos 60 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और E1 का दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा E1 sin 60। ठीक, E2 का इसी तरह से कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा E2, यहां पर भी एंगल 60 ही रहेगा cos 60, और E2 का एक कंपोनेंट अपवर्ड बनेगा ये वाला, जो कि हो जाएगा क्या E2 sin 60। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले E1 व E2 को क्या करें, घटकों में वियोजित कर दिया, दो लंबवत घटकों में वियोजित करने पर सबसे पहले निकालते हैं क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा इसका, क्षैतिज घटक यानी EX से इसको मैं लिख लूं तो x एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक तो आपके पास है क्या E1 cos 60 और दूसरा आपके पास है E2 cos 60 जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा कितना माइनस का E2 cos 60। अच्छा, इससे पहले हमने E1 और E2 को क्या देखा कि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ रहा है, तो ये सब तो बराबर हो गए, इसलिए ये क्षैतिज घटक हो गया 0। ऊर्ध्वाधर घटक, अगर ऊर्ध्वाधर घटक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ऊर्ध्वाधर घटक यानी y डायरेक्शन में EY से इसको लिख दें, EY इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो आपके पास देख सकते हैं कि E1 sin 60 और दूसरा E2 sin 60। E1 sin 60 सेम डायरेक्शन में तो दोनों प्लस हो जाएंगे, E2 sin 60। E1 और E2 दोनों की वैल्यू तो सेम है, कितना KQ/a² sin 60, और दूसरा भी यही है KQ/a² sin 60। दिख रहा है आपको, ठीक है। नाउ EY आपके पास कितना आ जाएगा, EY आ जाएगा, दोनों सेम चीजें हैं तो दोनों प्लस होके 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2KQ/a² और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 गेट्स कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा KQ और साथ में है √3/a²। ठीक है, EX पहले से 0 हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा √EX² प्लस EY²।
ई एक्स आपके पास पहले से ही 0 आ चुका है, तो ई वाई ही सिर्फ बचेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा कितना, k√3q अपॉन में ए स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/4πε0, और यहाँ पर √3q/a²। डायरेक्शन अगर देखा जाए तो सिंपल से पता चल गया, सिर्फ जब y कंपोनेंट बचा तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अलोंग y एक्सिस। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करके करते हैं और जल्दी करना सीखिए, स्पीड में करना सीखिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को समय से कर सको, नहीं तो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर ले लिया है जिसकी साइड है a, और इसके 3 कॉर्नर यानी बी सी डी पर क्यू 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 आवेश रखे हैं, और आपको यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होने वाला है। वही काम, डायरेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बी पर रखे चार्ज के कारण डायरेक्शन आउटवर्ड, इसको नाम देते हैं E1। फिर सी पर जो रखा है चार्ज, इसको आपको मिलाना पड़ेगा क्योंकि इसी लाइन के अलोंग बनेगा, इस लाइन के अलोंग यहां पर ये बन जाएगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ E2। और ये जो डी पर रखा आवेश, इसके कारण डायरेक्शन बन जाएगा अपवर्ड, E3 नाम दे देते हैं। ओके, नाउ E1, E2 और E3 की वैल्यूज भी हमको चाहिए। अगर आप E1 देखोगे तो कितना हो जाएगा, E1 ये वाला B चार्ज के कारण है, ये हो जाएगा KQ/ दूरी है a²। E2 निकालोगे तो E2 कितना हो जाएगा, E2 निकालोगे तो ये आपके पास बन जाएगा KQ/ दूरी ये होती है √2a, बार बार किए ऐसे क्वेश्चन, स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बनेगा 2a²। और अगर आप E3 कैलकुलेट करते हो तो E3 यहाँ T पर रखे चार्ज के कारण है, जो कि बन जाएगा KQ/a²। ओके, इतना काम हो गया। नाउ अब बात आता है कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की, तो आप क्या करो, एक ये एक्स एक्सिस इधर ले लो और ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस ले लीजिए। तो रिजॉल्व करना सिर्फ और सिर्फ E2 को पड़ेगा, तो एंगल चाहिए स्क्वायर। देखिए स्क्वायर जो होता टोटल एंगल तो 90 होता, तो हाफ कितना हो जाएगा 45। तो E2 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, E2 sin 45 अपवर्ड, और एक E2 का इधर बन जाएगा E2 cos 45। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अगर आप क्षैतिज घटक EX निकालोगे तो EX आपके पास क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 cos 45, सेम डायरेक्शन में वैल्यू रख लो। E1 की वैल्यू है KQ/a² और E2 की वैल्यू है KQ/2a², और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है कॉमन कर लेते हैं, KQ/a² कॉमन 1 + 1/2√2 हो जाएगा। यह आ गया क्षैतिज घटक EX। फिर कैलकुलेट करेंगे ऊर्ध्वाधर घटक EY। तो EY डायरेक्शन में आपके पास क्या दिख रहा है, एक तो आपके पास E3 है और दूसरा है E2 sin 45। फिर से वैल्यू E3 की वैल्यू रखेंगे और E2 की वैल्यू रखेंगे और sin 45 की वैल्यू रखेंगे, तो यही चीज फिर से आ जाएगा KQ/a², 1 + 1/2√2। यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। नाउ अब बात आती है कि आखिर डायरेक्शन बाद में, पहले वैल्यू तो निकालो, E = EX² प्लस EY²। ये E पर यानी A पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो दोनों सेम चीज लिखे हैं, ये भी और ये भी, तो इसको तो बाहर कर लेंगे। तो EA कितना आ जाएगा, KQ/a², 1 + 1/2√2। ये तो कॉमन हो गया, अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 1 + 1 कितना होता है 2। तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/a²। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 2√2 + 1, नीचे हो जाएगा 2√2 और यहां पर कितना आ जाएगा √2 कैंसिल हो जाएगा। K की वैल्यू रख लो, K की वैल्यू कितना 1/4πε0।
तो और नीचे 2 है तो 8 हो जाएगा, यानी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बचेगा 2√2 + 1 Q/a²। ये आ जाएगा ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ बात आती कि डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन आपका जो होगा, इसका रिजल्टेंट जो E2 है इसी डायरेक्शन में बन जाएगा। ठीक है, अलोंग E2 बन जाएगा। आप क्या लगा लो, यहाँ पर पैरेललोग्राम ला लगा करके डायरेक्शन आप बता सकते हो, क्योंकि एक आपका इस डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में हो गया। दिस इज EX एंड दिस इज EY। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनने वाला है। यहाँ से 45 डिग्री बनाते हैं। 45 डिग्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि EX और EY दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, जब इक्वल हैं तो उस केस में 45 डिग्री ही बनना श्योर है। आप बहरहाल फोर्स निकालते समय डायरेक्शन निकालना सीख ही चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। ये क्वेश्चन है, एक सर्कल है, मान लीजिए इसका रेडियस कुछ होगा, रेडियस मान लेते हैं A है। आपको यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए डायरेक्शन सबसे पहले जरूरी है। एक एक चार्ज के लिए, जैसे ऊपर वाला चार्ज जो Q है, इसके कारण जो डायरेक्शन बनेगा, पहले तो मिला लो सबको इस तरह से। तो ये नीचे की तरफ E1, नीचे वाला जो चार्ज इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ बन जाएगा E2, इधर जो चार्ज है इसके कारण डायरेक्शन इधर बन जाएगा E3, और जो माइनस चार्ज है इसके कारण जो डायरेक्शन बनेगा इसी की तरफ बनेगा इस तरफ से। ओके, समझ में आ रहा। ये E4 नाम हो गया। ध्यान से देखना। एक मिनट, एक बार फिर से मैं इसको कंफर्म कर लूं। डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ। 1 मिनट। देखो यहां पर पॉइंट ऊपर वाले चार्ज के कारण नीचे की तरफ हो जाएगा E1, नीचे जो चार्ज इसके कारण ऊपर की तरफ हो जाएगा E2 नाम दे दिया। इधर जो चार्ज इसके कारण डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बनेगा, दिस इज E3, और जो माइनस चार्ज है इसके कारण भी डायरेक्शन इधर ही बनेगा E4, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो यहां पर देखो सबसे पहली बात E1, E2, E3 और E4 आपस में इक्वल होंगे, और किसके बराबर होंगे, ये होंगे KQ बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके, क्योंकि रेडियस तो सेम बनेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब देखो E1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का E2, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि जो EY कंपोनेंट हुआ वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, जो कि हो जाएगा 0। और अगर EX निकालोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो E3 और E4 हो जाएंगे, और दोनों प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा, 2KQ/a² हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा। E इक्वल टू क्या होता, EX² प्लस EY²। वैल्यू रख लोगे तो EY तो 0 है, सिर्फ EX ही बचेगा। EX यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा E इक्वल टू आ जाएगा 2KQ/a²। K की वैल्यू लिख लेना, 1/4πε0। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर बनेगा भाई, ये इधर -Q की तरफ, अलोंग -Q। ठीक है, अलोंग ना लिखें, टूवर्ड्स -Q, यानी कि जो आपका ये x डायरेक्शन है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस आ जाएगा। बस समझ में आ रहा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर सेंटर पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस सेंटर O पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सब सेम चार्जेस हैं, तो ये +Q है, इस डायरेक्शन में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ऐसे दूसरा चार्ज लिया जाए तो ये इस डायरेक्शन में बन जाएगा, तीसरा चार्ज लेंगे इस डायरेक्शन में बन जाएगा, और जब ये वाला चार्ज लेंगे इस डायरेक्शन में बनेगा E4, और नीचे वाला चार्ज लेंगे तो इस डायरेक्शन में E5, और इधर वाला जो चार्ज लेंगे तो इसके कारण ये बन जाएगा E6। नाउ अब देखो, अगर इसकी साइड मान लेते हैं ये रेगुलर हेक्सागन है, तो इसके जो यहाँ पर डायगोनल्स होंगे
वो डायगोनल साइड के 2 टाइम्स होते हैं, यानी कि इतना हाफ हाफ अगर लोगे सेंटर से डिस्टेंस चार्ज का जितनी साइड है उतने बनेगी, पैरेललोग्राम बन जाता ना। यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाता, समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं बराबर होती। तो इसका मतलब ये पता चल रहा कि E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6 सब के सब इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। अगर सब के सब इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पर जो E1 है, E1 के अपोजिट है E3, माइनस का E3 हो गया। ऐसे आप E2 की बात करते हो अगर, तो जो E2 है उसके अपोजिट बन रहा है E5, यानी माइनस का E5 हो गया। और E3 की अगर बात करते हो तो E3 के अपोजिट है, E3 तो हो गया सॉरी, E4 की बात करें अगर E4 लेते हो तो E4 के अपोजिट बन रहा है E4 के अपोजिट है 1 मिनट भाई, ये रहा E4 के अपोजिट है आपका E1 और E3 के अपोजिट छूट गया है। E3 के जो अपोजिट है आपके पास वो E6 है। E1 के अपोजिट गलत लिख दिया मैंने, E1 के अपोजिट आपके पास है E4 है, यहाँ गलती हुई है। E1 के अपोजिट E4 और E3 के अपोजिट है आपका E6। ठीक है, कुल मिला के दिखाई पड़ रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट जरूर कोई ना कोई है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होता है वो क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 एंड प्लस E6। तो जब एक दूसरे के अपोजिट मौजूद है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे केस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। आप क्वेश्चंस लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका यहाँ पर कंफर्म प्रैक्टिस बन पाएगी।